Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Narayan, Subedar, Jitendra, Mahi, Abhishek, Ashwani, Tankeshwar, Arvind, Rahul, MK, Shivani, ज्ञानेंद्र, तान्या, दिव्या, विकास, पूर्णिमा, विराट, श्रीनिवास, अश्विनी, अमन. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning. पूर्णिमा कुमार, स्नेहा, अमर, जसवंत, प्रियंका, अभिषेक. अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या हाल है भाई आप सभी के? गुड, फर्स्ट क्लास. हाँ जी. पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे आप लोग? सिर्फ मस्ती करते हो? ऑनलाइन क्लासेस को मजाक तो नहीं बना रखा आपने? मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? भाई ये याद रखना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो, है ना, सफलता आपको ही लेनी है, सिलेक्शन आपको ही लेना है. ठीक है, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी. कोई और आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा. ठीक है, खुद को सफल होना है तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी. जी, पढ़ना आप ही को पड़ेगा. समझ रहे हो? आपके मम्मी पापा के पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है. हाँ जी. चाहे आपकी मम्मी कितने भी व्रत रख लें बेटा, सारे व्रत बेकार हो जाएंगे अगर आप नहीं खुद से मेहनत करोगे तो. सिर्फ व्रत करने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है. व्रत करने से सिर्फ हमारा पेट सही होता है. ठीक है. हाँ जी. क्या होता है व्रत करने से? सिर्फ और फिर फास्ट करने से हमारा पेट सही होता है, स्टमक. तो फास्ट करना अच्छी बात है. ठीक है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए फास्ट करना ये गलत बात है. उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है. सर, एसीसी आ लगा आंसर आकर सारा पढ़ाया हुआ आया था आपका. किस एग्जाम में भाई? हाँ जी. बेटा आज से नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच. हाँ जी, 12:30 बजे से. जो आपने ग्रेटर और लोअर वाले कंसेप्ट समझाया था उसमें. अच्छा जी. हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है. तो भाई हम तो पहले ही कहते हैं, अगर आप क्लास के क्वेश्चन कर लोगे ना तो वो भी आपके लिए काफी है. समझ रहे हो? क्लास के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. चलिए साहब. तो हम लोग, तो हम लोग कहां पर थे ये बताओ. हम लोग कहां पर थे, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं? सर, इनपुट आउटपुट बैंकिंग में आता है अभी. हाँ, क्यों नहीं आता भाई, आता है बैंकिंग में इनपुट आउटपुट. हम्म. तो हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू किया है, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, है ना. टाइप 1, 2, 3, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कर लिए हैं. ठीक है जी. ओके. और तीनों ही टाइप हमने विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हमने पढ़ी हैं. ठीक है, किसी भी टाइप को सॉल्व करने के लिए हमने फिगर नहीं बनाया है. कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें राइट और लेफ्ट को कैंसिल करना है, और उसके बाद हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है. हमें कुछ नहीं करना. क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट को कैंसिल करना है. जितने भी राइट हैं जितने भी लेफ्ट हैं वो आपस में कैंसिल होते हैं, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हमें आपस में कैंसिल करना होता है. सारे क्लॉकवाइज को हम आपस में ऐड कर लेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जो बचे वो आंसर दे देंगे. ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में. टाइप 1 कैटेगरी में हमसे क्या पूछा जाता है? इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती है और हमसे फाइनल डायरेक्शन पूछते हैं. ठीक है, टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल डायरेक्शन गिवन होती है, इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं. टाइप 3 कैटेगरी में एंगल वाला क्वेश्चन होता है, व्यक्ति को एक ही जगह खड़े होकर घुमाया जाता है और उसके फेस की डायरेक्शन हमसे पूछी जाती है. ठीक है. हाँ जी. तो हमने जब टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस की बात की तो पहली, मतलब कितने प्रकार की हमने डायरेक्शन देखी? हमने पहली डायरेक्शन देखी बेटा, है ना, जब व्यक्ति चलना शुरू करता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन.
सबसे पहले हमने देखा है स्टार्टिंग डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में व्यक्ति चलना शुरू करता है। एक तो डायरेक्शन ये होती है बेटा चलने की दिशा, कि व्यक्ति चलना किस दिशा में शुरू करता है ना, चलने वाली दिशा, व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू करता है। अगर हम टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस की बात करें, दूसरी डायरेक्शन होती है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में है ना चल रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है फाइनली, है ना, मुख की दिशा या फिर व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अब एक तीसरी डायरेक्शन आप देखोगे, थर्ड डायरेक्शन, ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसको बोलते हैं बेटा सापेक्ष दिशा। और जब भी एग्जाम में सापेक्ष दिशा की बात की जाएगी, जब भी एग्जाम में है ना विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात की जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, है ना सर मेरा आईबी में सिलेक्शन हो गया, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी एग्जाम में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात की जाएगी, है ना, सापेक्ष दिशा की बात की जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे टाइप 4 से रिलेटेड। ये टाइप 4 है। देखा, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, जब हमसे ये वाली दिशा पूछी जाती है तो ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं व्यक्ति, और टाइप 3, टाइप 1 और 3, और ये टाइप 2, ठीक है, और ये टाइप 2। और जब भी हमसे एग्जाम में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन सापेक्ष दिशा का जिक्र होगा, तो बेटा वो क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी के होते हैं। सापेक्ष दिशा और विद रेस्पेक्ट टू, है ना, और डिस्टेंस, और हमसे जब दूरी की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी बेटा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी वाले क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, टाइप 4 कैटेगरी के अंदर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई, हाँ जी। ये दोनों टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। देखो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन एग्जैक्टली होती क्या है, जैसे मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊं, मैं अगर एक छोटा सा फिगर आपके सामने बनाना चाहता हूं कि व्यक्ति ने बिंदु ए से चलना शुरू किया, व्यक्ति ने बिंदु ए से चलना शुरू किया, ठीक है, हाँ जी, ए से वो बी पर पहुंचा और बी से वो सी पर पहुंचा, है ना, बी से वो सी पर पहुंचा। अब ये बताओ, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस फिगर को देखकर, है ना, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अगर आपसे ये फिगर आपके सामने है ना, और ये स्टैंडर्ड फिगर है डायरेक्शन के हिसाब से, है ना, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ना, ये स्टैंडर्ड फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर। और तीसरी जो डायरेक्शन है वो है सापेक्ष दिशा, इन विच डायरेक्शन इज ही, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बिंदु प्रारंभिक सॉरी व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम ए, सी ए से किस दिशा में है, ठीक है। तो ये अगर स्टैंडर्ड फिगर है, तो स्टैंडर्ड फिगर के बारे में हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फिगर होता है उसमें जो हमारी डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 होती है हमारी सब डायरेक्शंस, 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो ये टोटल 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है बाबू। अच्छा, इन दिशाओं के हिसाब से व्यक्ति ने ना सबसे ऊपर डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो ये है इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, इन नॉर्थ डायरेक्शन। भाई ऊपर क्या है, उत्तर दिशा है। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो भैया जो मुख है ना व्यक्ति का वो नीचे है, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है,
तो ये जो क्वेश्चन था ये टाइप 1 कैटेगरी का, ये टाइप 2 कैटेगरी का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जो सी बिंदु है वो ए से किस दिशा में है, यही है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं सापेक्ष दिशा, इसी को बोलते हैं सापेक्ष दिशा। अब ये वाली दिशा कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप एक चीज याद रखना, जहां से डायरेक्शन पूछी जाए, जैसे डायरेक्शन कहां से पूछी है, डायरेक्शन पूछी है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ए से डायरेक्शन पूछी है, तो जहां से डायरेक्शन पूछी है ना बेटा, वहां से एरो चला दो। जहां से डायरेक्शन पूछी है वहां से एक एरो चला दो, एरो, एरो समझ रहे हो, वहां से एक तीर चला दो, ठीक है, एरो तीर चला दो। धनुष बाण आपने यूज किए होंगे बचपन में कभी या नहीं किए, है ना, जो रामायण और महाभारत में चलाते थे ना, हाँ जी, वही आपको चलाना है। तो यहां से तीर चला दो, लेकिन निशाना किसको बनाओगे, निशाना उसको बनाओगे जिसकी डायरेक्शन पूछी है। बेटा सी की डायरेक्शन पूछी है तो निशाना सी को बनाओ। तो जब ए से तीर चलाओगे सी की तरफ, तो बेटा तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ। जब ए से तीर चलाओगे सी की तरफ तो तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ, तीर ऐसे जाएगा ना उड़ता हुआ। हाँ जी, अब आपको बताना है ये तीर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ये तीर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इन आठों में से कौन सी दिशा है। सर ये इन आठों में से है नॉर्थ ईस्ट। ये इन आठों में से कौन सी दिशा है, देखो बेटा इन आठों में से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वह उत्तर पूर्व दिशा में है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट, प्रारंभिक बिंदु से वह उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी एरो को देखकर हम कैसे पहचानते हैं कि ये एरो किस डायरेक्शन में है। बिना इस फिगर को बनाए, बिना इस फिगर को बनाए हम कैसे पहचानते हैं जल्दी से कि एरो हमारा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, हमें ये भी पता है सर ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, हमें ये भी पता है सर नीचे वाली डायरेक्शन साउथ होती है, और हमें ये भी पता है सर लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। तो ये चार डायरेक्शन तो बताना बहुत आसान है ना, ये चार डायरेक्शन तो बताना बहुत आसान है बिना इस फिगर को देखे, है ना। इन बिना इस फिगर को देखे मैं इन चार डायरेक्शंस को तो बता सकता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भाई राइट हैंड साइड पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमें होता है इन डायरेक्शंस के बारे में पहचानना बेसिकली। तो देखो इनको पहचानने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट अप्रोच। जैसे आपको ये वाली डायरेक्शन जाननी है कि ये वाली डायरेक्शन एग्जैक्टली है कौन सी, और आपको ये फिगर बनाना नहीं है और इस डायरेक्शन के बारे में जानना है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्शन आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। ये बताओ ये जो एरो है, ये एरो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ये बताओ। ये एरो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। सर ये एरो नीचे की तरफ है। अच्छा नीचे क्या होता है, नॉर्थ या साउथ। सर नीचे साउथ होता है, नीचे साउथ होता है। अच्छा ये बताओ ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये एरो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। सर ये एरो ना राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, इसीलिए ये एरो रिप्रेजेंट करेगा साउथ ईस्ट को, इसीलिए ये एरो रिप्रेजेंट करेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। आप चेक कर सकते हो कि ये एरो साउथ ईस्ट के लिए है कि नहीं है। तो हम सिंगल एरो को देखकर भी डायरेक्शन बता सकते हैं बिना वो कंप्लीट फिगर बनाए, ठीक है दोस्त। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जैसे अब ये जो एरो है, ये एरो है, अब आप ये बताओ ये जो एरो है ये ऊपर है या नीचे है। ये एरो ऊपर है या नीचे है। सर नीचे है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। अच्छा ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है। सर ये एरो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे है वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये बताओ ये जो एरो है ये एरो ऊपर है या नीचे है। ये एरो ऊपर है या नीचे है। सर ये एरो ऊपर है, ऊपर, ऊपर है नॉर्थ। अच्छा ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे। सर ये राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है ईस्ट, राइट हैंड साइड पे है ईस्ट। अच्छा ये एरो बताओ ये एरो ऊपर है या नीचे है।
ये एरो ऊपर है या नीचे है? सर ये एरो ऊपर है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। अच्छा ये एरो राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे? सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो हम सिंगल एरो के हिसाब से भी बता सकते हैं कि वो एरो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, बस इतना हमें पता होना चाहिए। और ये तो हमें पता ही है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये तो हमें पता है। बाकी इनमें कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन आज आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 4 जिसमें पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, है ना। ये दो चीजें हमसे पूछी जाएंगी टाइप 4 कैटेगरी में। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले कुछ सेशन में, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले कुछ सेशन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, ये सब हम बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। बस क्वेश्चन नंबर 20 से आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो भैया प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, तो ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो याद रखना, जब भी टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के ही देना है। हमें उस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के ही देना है, ये चीज हमेशा याद रखना। हम इस क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन मत लो। लेकिन हम जानबूझ के इस क्वेश्चन को बिना फिगर के नहीं सॉल्व करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को फिगर बना के ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि टाइप 4 में ना कुछ बेहतरीन कंसेप्ट है, और वो जो कंसेप्ट है वो तभी अच्छे से समझ आते हैं जब हम अपने क्वेश्चन के आंसर फिगर बना के दें। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाह रहा हूं कि जब भी डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछे, आप लोग एग्जाम में फिगर बना के आंसर दो। ट्रिक है बेटा, मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हालांकि मैं तो आपको बता दूंगा कि ट्रिक एग्जैक्टली है क्या, और मैं आपको बिना फिगर बनाए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, बट आप लोग थोड़ा सा समय लो और इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना फिगर के दे सकते हैं, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, पहले क्वेश्चन का आंसर हम बिना फिगर के दे सकते हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने एक छोटा सा फिगर बना लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि ईस्ट किधर है ना। एक व्यक्ति, अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट,
एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अच्छा, ईस्ट ना राइट हैंड साइड पे है, और कितने मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, ठीक है। और 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट किधर होगा, ऊपर। एंड वॉक्स 25 मीटर, और 25 मीटर चलता है। भैया लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है दोस्त। हाँ जी, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है ना। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 45 मीटर चलता है, और 45 मीटर चलता है, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब लेफ्ट टर्न नीचे होगा और 25 मीटर चलता है, यानी कि सेम डिस्टेंस। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, भैया व्यक्ति नीचे जा रहा है, नीचे। और नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है, नीचे वाली डायरेक्शन है साउथ। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, साउथ। दूसरा क्वेश्चन है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब ये मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाया, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा पूछी है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे कि प्रारंभिक बिंदु मान लो ए से वो बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर पहुंचा, डी से ई पर पहुंचा। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, तो बेटा तीर चलाओगे प्रारंभिक बिंदु से, निशाना बनाओगे ई को। ए से तीर चलाओगे, निशाना ई को। तो बेटा ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तीर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व में है, लेकिन जा किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, बेटा ये वाली दूरी और निकालनी है। ये वाली दूरी कितनी है, तो आप लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी है 100 मीटर, और ये कितना है 45 मीटर। तो ये दूरी कितनी है 45 मीटर, तो 100 में से 45 घटाओगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, 55 और 5 60, 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, 55 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, भाई प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर दूर है, और प्रारंभिक बिंदु से जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन का यूज होगा वो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का यूज होगा। प्रारंभिक बिंदु से वो 55 मीटर पूर्व की ओर है। और ये जो टाइप 4 कैटेगरी है बेटा, अक्सर यही हमारे एग्जाम में आती है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का पेपर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, ठीक है। इन मतलब डायरेक्शन के चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, वही है टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 2 3 के क्वेश्चन बहुत रेयरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो एकदम क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं बिना फिगर के देखो कैसे बनाता। हम इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर भी बना सकते हैं, हाँ पक्का बना सकते हैं डेफिनेटली। देखो कैसे बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कोशिश नहीं करनी है बिना फिगर के। मैं इस क्वेश्चन को बिना फिगर के देखो कैसे बनाऊंगा। आप लोग डायरेक्शंस के बारे में तो जानते ही हैं कि ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन विदाउट फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, तो बेटा मैं नॉर्थ को यहाँ लिख लूंगा। अच्छा ये बताओ नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन है, सर नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है। ईस्ट के राइट में क्या है, ईस्ट के राइट में साउथ है, ईस्ट के राइट में साउथ है, और साउथ के राइट में वेस्ट है, साउथ के राइट में वेस्ट है। तो मैंने क्या किया, नॉर्थ को यहाँ लिखा, और इसके जो ये राइट हैंड है, देखो ये मान लो ईस्ट है, तो ये ईस्ट का राइट है और ये ईस्ट का लेफ्ट है। ईस्ट का राइट होता है साउथ और ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, ठीक है दोस्त। ये डायरेक्शन के सीक्वेंस है, हमने लिख लिए यहाँ पर, है ना, डायरेक्शन के सीक्वेंस हमने लिख लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति ने सबसे पहले किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, ईस्ट में। कितने मीटर चला था, 100 मीटर। अच्छा इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, अब ईस्ट का लेफ्ट इधर होगा, वो कितना चला, 25 मीटर। अच्छा वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या है भैया, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट,
नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट, और कितना चला 45 मीटर। अच्छा, फिर वो दोबारा से लेफ्ट लेता है तो वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ, और कितना चला 25 मीटर। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ईस्ट और वेस्ट को आपस में कैंसिल कर दो, नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल कर दो। तो बेटा नॉर्थ के 25 और साउथ के 25 आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन ईस्ट के 100 और वेस्ट के 45 कैंसिल नहीं होंगे। तो 100 में से 45 को घटाओगे, बचेंगे कितने 55। अच्छा 55 कहाँ के बचेंगे, ईस्ट के। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 55 मीटर ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 55 मीटर पूर्व की तरफ है। ये है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड। लेकिन ये जो डायरेक्ट ट्रिक है इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है एग्जाम में। इस डायरेक्ट ट्रिक की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो इसकी करनी है। हमें टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो इसकी करनी है, ना कि इसकी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, वरना मुझे बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो बता के आपको अपना कॉलर ऊपर कर लूंगा। देखो हमने इस क्वेश्चन को भी बिना फिगर के सॉल्व कर दिया। हम्म देखो सारे नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल होंगे। ये इक्वल वैल्यूज थी तो पूरी पूरी कैंसिल हो गई, लेकिन ये बराबर नहीं है तो आपस में घटेंगी। तो 100 में से 45 घटा दो 55, 55 क्या बचा ईस्ट, तो 55 मीटर ईस्ट। बेटा जो वैल्यू बड़ी है वही तो बचेगी डायरेक्शन। हाँ जी। आज 3 साल बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ। पीयूष भैया आपने हमें रीजनिंग का टीचर बना दिया। कल एग्जाम में आया था सीजीएल में। अच्छा जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करो आप। हम्म पहले तो आप ये देखो, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2, 3, 4। अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। भैया प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यानी कि टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप फिगर बना के ही सॉल्व करोगे। जल्दी से सॉल्व बनाओ फटाफट से। कोडिंग डिकोडिंग में प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी बेटा, जितनी प्रैक्टिस उतना बेनिफिट। हाँ जी, करो सॉल्व बेटा, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। देखो इस चैप्टर में जब हमसे डिस्टेंस पूछते हैं ना, तो डिस्टेंस का मतलब आप समझते हो क्या होता है। जब इस चैप्टर में हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटी दूरी। जब भी दो पॉइंट के बीच की दूरी हमसे पूछते हैं तो उसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी।
जिसको कभी कभी हम एयर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, हवाई दूरी, जिसको कभी कभी हम एयर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, यानी कि हवाई दूरी, है ना। कभी कभी हम इसको एयर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, हवाई दूरी। तो डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कभी कभी हम एयर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, यानी कि हवाई दूरी। ठीक है, चलिए। तो एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 1 किलोमीटर, है ना। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बेटा दक्षिण कहाँ है? दक्षिण नीचे है और 5 किलोमीटर चलता, और पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बेटा पुनः वह पूर्व। अब व्यक्ति का फेस कहीं भी हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, इट डजंट मैटर। बेटा ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। बेटा उत्तर किधर है? उत्तर ऊपर है, तो 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है भैया? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु मान लो ए है और अंतिम बिंदु मान लो बी है। तो हमसे दिशा जो पूछी है वो पूछी है ए से। हम जो तीर चलाएंगे वो कहां से चलाएंगे? ए से। निशाना किसको बनाएंगे? निशाना बनाएंगे बी को। निशाना किसको बनाएंगे? बी को, क्योंकि जहां से डायरेक्शन पूछते हैं वहां से तीर चलाते हैं, और जिसकी डायरेक्शन पूछते हैं उसको निशाना बनाते हैं। तो अब ये बताओ, ये तीर ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ऊपर। राइट में या लेफ्ट में? राइट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो एरो है ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें ये डायरेक्शन और डिस्टेंस और पता लगानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलती है जब हम दो पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा देते हैं। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलती है? जब हम दो पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा देते हैं। तो बेसिकली हमें ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो आप सबने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र जरूर सुना होगा। आप सभी ने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र जरूर सुना होगा। और पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में। जैसे एक समकोण त्रिभुज में बना देता हूं आपके सामने। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं समकोण त्रिभुज में। इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये सभी दीज ऑल आर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दीज ऑल आर, है ना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये सभी के सभी समकोण त्रिभुज हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। और जो समकोण त्रिभुज में होते हैं ना, उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं? आपने सुना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सुना है कि नहीं सुना? है ना, ये आपने सुना है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपने बचपन में सुनी है कि नहीं सुनी पाइथागोरस थ्योरम? अच्छा, पाइथागोरस जो थ्योरम है, कर्ण क्या होता है? बेसिकली कर्ण है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? देखो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है इसके सामने। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, इस बड़ी भुजा का जो वर्ग, इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कर्ण। इसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एग्जाम में हम करते क्या है ना, ये रीजनिंग, हाँ मैथ्स का भी पार्ट है बेटा। ये मैथ्स का ही तो पार्ट है, ये पार्ट मैथ्स का ही है।
इसकी हेल्प से होता क्या है कि अगर कोई भी दो भुजा हमें पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं आराम से। बेटा इसमें जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे बताना, लगा के बताओ इसमें, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताना मुझे, और इसमें भी लगा के बताओ पाइथागोरस थ्योरम। चलो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? सेकंड वाली फिगर में। सर सेकंड वाली फिगर में लगाएंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? बीसी। इसका जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? इसमें ये जो ए बी है इसका स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें कैसे लगाओगे? ये जो ए बी है इसका स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ जी। अच्छा, वैसे आप लोगों को ना ट्रिपलेट पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को ना ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक त्रिभुज है, उसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो 100% ये जो सबसे बड़ी भुजा है ना, ये 100% कितनी होगी पता? 5। पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस भुजा को, है ना। इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है। 6 8 10 है, 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है ना। और 5 12 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, है ना। 7 24 25, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये जो कुछ ट्रिपलेट है ना, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसको पता होने से क्या फायदा है? इसके पता होने से ये फायदा है, हाँ जी, इसके पता होने से ये फायदा है, हम्म, कि हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। 9 12 15, हम बिना, हाँ जी, ठीक है। तो यही ट्रिपलेट हमारे काम आने वाली है इस क्वेश्चन में। अब आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस त्रिभुज में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए सी बी। भाई ए सी बी त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? सबसे बड़ी भुजा है ए बी, इसका जो वर्ग होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहां से यहां तक वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो ए सी की वैल्यू 1 प्लस 2 3 स्क्वायर। अच्छा, बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, टोटल वैल्यू कितनी है? 9। ये वैल्यू कितनी है? 5। तो भैया 9 में से 5 घटा दो, बची कितनी? 4। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 और 16 25, ए बी स्क्वायर 25 है, तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। हालांकि एग्जाम में, है ना, हालांकि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करेंगे। कैसे करेंगे एग्जाम में डायरेक्ट डील? है ना, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू 5 होगी। एग्जाम में ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। एग्जाम में ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। एग्जाम में हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th क्लास के बाद मैथ्स कभी पढ़ी नहीं, और 10th क्लास में जो पढ़ा था वो उनको याद नहीं है। ठीक है, ये मेथड उन बच्चों को मैं समझा रहा हूँ जिन्होंने 10th क्लास के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, और 10th क्लास में जो पढ़ा था उनको याद नहीं है। ठीक है, तो उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, ट्रिपलेट्स क्या होती है, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, है ना। 3 4 5 6 8 10 8, ठीक है। हाँ जी,
चलो, अच्छा अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट फिगर सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी हम बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को भी मैं बिना फिगर के सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में क्या होता है ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। देखो सबसे पहले वो पर्सन 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर ईस्ट में आने के बाद 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर 9 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। तो हमें क्या करना है, सारे नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल कर दो। तो बेटा 9 और 5 कैंसिल तो नहीं होंगे, लेकिन 9 में से 5 घटेगा, 9 माइनस 5 बचा कितना, 4। अच्छा ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल कर दो, वेस्ट का तो कुछ है नहीं, ये आपस में जुड़ जाएगा, ईस्ट ईस्ट 2 और 1 3। तो बेटा 4 तो बचा है नॉर्थ का, 3 बचा है ईस्ट का। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो जो डायरेक्शन हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट बनेगी। और नॉर्थ प्लस ईस्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट बनेगी। और इनका जो समेशन होगा वो पता है क्या होगा, वो होगा √4² प्लस 3²। √4² प्लस 3²। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 9 माइनस 5 बचा 4, 2 और 1 3, ये आपस में ऐड हो गया, वेस्ट तो कुछ है नहीं घटाने वाला, 4 और 3 का समेशन √4² प्लस 3², नॉर्थ प्लस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो 5 नॉर्थ ईस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 नॉर्थ ईस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को डील करो फटाफट से। आप एक काम करो, हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करो, आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइप 4 में हर क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। करो सॉल्व फटाफट से, सबका कमेंट आ रहा भाई। अब जरा ध्यान से समझना, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। देखो बी के पूर्व में ए है, अगर मान लो ये बी है, अगर मान लो ये बी है, तो भाई इसका ईस्ट किधर होगा। हमेशा याद रखना किसी भी पर्सन का कोई ईस्ट नहीं होता है, ईस्ट का मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है, ईस्ट का मतलब राइट। तो बेटा ए पूर्व में है तो ए को हम राइट साइड बनाएंगे, क्योंकि ए ईस्ट में है। और कितना दूर है ए, 6 किलोमीटर। कुछ बच्चों ने उल्टा कर दिया, कुछ बच्चों ने ए को इधर बना दिया। भैया ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो ए पूर्व में है, इसीलिए ए को राइट हैंड साइड पे बनाओ। अच्छा सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी का उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, तो कितना ऊपर है सी, 4 किलोमीटर।
तो सी को 4 किलोमीटर ऊपर बना दो, है ना। हाँ जी। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी का दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, कितना नीचे है 12। 4 तो ये आ गया, 8 और आ जाएगा, ठीक है। 4 तो ये आ गया, 8 और आ जाएगा। तो जो डी है वो सी के दक्षिण में हो गया 12, सी से नीचे 12 चला गया, ठीक है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, तो भैया डी की डायरेक्शन पूछी है। डी की डायरेक्शन कहां से पूछी है, डी की डायरेक्शन ए से पूछी है। तो ये बताओ एरो कहां से चलाओगे, तीर कहां से चलाओगे, ए से। निशाना किसको बनाओगे, डी को। तो निशाना डी को बनाओगे तो तीर ऐसे जाएगा। अच्छा ये तीर ऊपर जा रहा है या नीचे, सर ये नीचे जा रहा है। ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, सर ये लेफ्ट में जा रहा है। तो भैया एरो तो साउथ वेस्ट है, एरो तो साउथ वेस्ट है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, ये 6 ये 8। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ट्रिपलेट यहां पे बनती दिख रही है 6 8 10, ठीक है। हाँ जी। और एडी का जो वर्ग होगा, एडी का जो वर्ग होगा वो डेफिनेटली ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एडी का जो वर्ग है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहां से भी हम वैल्यू पता लगा सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 100। अगर एडी का वर्ग 100 है तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, वरना तो हमें ट्रिपलेट बताइए 6 8 10 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में जब हम ट्रिक यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। यहां पे हम ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते, समझ रहे हो, ये कंफ्यूज कर देते हैं यहां पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो टाइप 4 के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हमें फिगर बना के ही करनी है। भाई हमने टाइप 1 2 3 को बिना फिगर के सॉल्व किया है ना, टाइप 1 2 3 बिना फिगर के चल रहा था काम, लेकिन टाइप 4 को फिगर बना के ही डील करो तो ही मजा है उसका, ठीक है। हाँ जी बेटा, किलोमीटर और डायरेक्शन दोनों परफेक्ट आनी चाहिए, किसी में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना किलोमीटर में ना डायरेक्शन में। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो सबसे पहले वो 5 किलोमीटर कहाँ जाएगा, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएगा, तो 5 किलोमीटर ईस्ट में चला दो उसको, ठीक है। व्यक्ति को 5 किलोमीटर ईस्ट में चला दो, बहुत बढ़िया, है ना।
अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। भैया साउथ टर्न लेता है, 5 किलोमीटर चला पहले ईस्ट, फिर साउथ में मुड़ा और सेम डिस्टेंस चला, सेम डिस्टेंस, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, और एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। बेटा लेफ्ट टर्न इधर है और कितना चला, 7 किलोमीटर चला। बेटा चलना शुरू किया है ए से, पहुंचा है वो बी पर। आप लोग जानते हैं जब भी प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछेगी तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, दूरी हम तभी निकालते हैं जब दूरी हम तभी निकालते हैं सर पर्सन कहीं भी फेस डायरेक्शन के लिए, फेस डायरेक्शन पर्सन के लिए सेम ही रहेगा, मतलब समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। जब भी हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का मतलब जब हम दो पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दें, डायरेक्ट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी निकलेगी, तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाए, तो हमें समकोण त्रिभुज चाहिए। तो अगर मैं ये वाली लाइन बढ़ा दूं और ये वाली यहां से बढ़ा दूं तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है। तो भैया ये 5 है, ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, 7 और 5 12। तो बेटा 5 12, तो 5 12 तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 13। 5 12 तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 13, ट्रिपलेट। अच्छा प्रारंभिक बिंदु से दिशा, बेटा तीर कहां से चलाओगे, ए से, निशाना किसको बनाओगे, बी को। तो बेटा तीर जाएगा ऐसे, नीचे जा रहा है, नीचे साउथ है, राइट में जा रहा है, राइट में ईस्ट है, राइट में ईस्ट है। ठीक है बाबू। अच्छा, और जिन बच्चों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी आफ्टर 10th, वो बच्चे कैसे डील करेंगे, भैया ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी बड़ी भुजा है ए बी, इसका जो वर्ग होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का वर्ग हो गया। अच्छा बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 और 5 12, तो 12 का वर्ग हो गया, और ये 25 और ये 144, और इनकी वैल्यू हो गई 169। और अगर ए बी का स्क्वायर 169 है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 13, 30। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से ए बी की वैल्यू 13। लेकिन एग्जाम में कोशिश ये करनी है कि आपको ट्रिपलेट पता हो, ठीक है, तो 5 12 और 13 की ट्रिपलेट बनती है। अच्छा एक चीज और है कि एग्जाम में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में ना तो कोई उल्टा सीधा एंगल आएगा, है ना ही उल्टी सीधी डिस्टेंस आएगी, है ना। अगर वो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, अगर वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस और डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्शन है वो परफेक्ट आनी है, डिस्टेंस भी परफेक्ट आनी है। ऐसा नहीं कि ये वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू को वो बना देंगे उल्टा सीधा कुछ भी दशमलव में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। हाँ जी। सर आपकी बुक मेरे सारे कजिन ने परचेज की है, सब तारीफ कर रहे हैं। गुड। डायरेक्शन मोड़ने में बेटा मोड़ना फेस के अकॉर्डिंग मोड़ा करो, फेस अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे अगर फेस ईस्ट में है तो राइट और लेफ्ट अपने हिसाब से इमेजिन करके थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू देयर फेस जब हम मोड़ते हैं तो। यही क्वेश्चन आया था कल के एग्जाम में। अच्छा जी। हाँ तो ऐसी डायरेक्शन का क्वेश्चन तो कंफर्म है आना, 100% आता है डायरेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
इतना कैसे समझा देते हो सर, डाउट सी नहीं आ रहा। मतलब जरूरी है। जरूरी है डाउट आना। जब तक डाउट नहीं आएगा तब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। हम्म। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करो आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सबसे पहले वो 1 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ में गया, तो उसको 1 किलोमीटर उत्तर में अब देखो यहाँ पे आप कुछ चीजें सीखोगे, कुछ चीजें नई सीखो। हालांकि नई क्या सीखोगे, आपको पहले से आती हैं, आपको पहले से आती हैं कुछ चीजें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको कुछ बातें पहले से पता है। ठीक है, हाँ जी, बस आप भूल गए हो। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो आप सभी ने उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। यहां दिक्कत है कि यहाँ बेटा नॉर्मल राइट टर्न नहीं लेना, यहाँ पे 45 डिग्री पर राइट टर्न लेना है। तो 45 डिग्री पर राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर चलना है ना। 45 डिग्री पर राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर चलना है। 45 डिग्री पर राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर चलना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि सर आखिर इन तीनों में से कौन सा फिगर सही है, पहला फिगर सही है, दूसरा फिगर सही है, या तीसरा फिगर सही है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा। उसके बाद अगर उसको 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो 45 डिग्री राइट टर्न वो कैसे लेगा, ऐसे लेगा, ऐसे लेगा, या ऐसे लेगा। कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज 45 डिग्री राइट टर्न। हाँ जी, उसको कैसे पता चलेगा। तो भैया मैंने आपको क्या समझाया है कि राइट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये बताओ। सर राइट अगर नॉर्मल राइट आता है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन किसी अगर पर्टिकुलर एंगल पे राइट होगा, जैसे 45 डिग्री राइट, तो 45 डिग्री राइट का मतलब है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री राइट का मतलब होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आपका फेस नॉर्थ में है, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट होगा। इसीलिए हमारा थर्ड फिगर एकदम परफेक्ट होगा। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये है नॉर्मल राइट टर्न, ये नॉर्मल राइट टर्न है। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं कि फेस हमारा नॉर्थ में है और हम सीधा साउथ ईस्ट में चलने लगे, तो जब हम नॉर्थ से साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो ये बेटा 135 डिग्री राइट टर्न है। ये बेसिकली 135 डिग्री राइट टर्न है। तो 45 डिग्री राइट टर्न बेटा ये है 45 डिग्री राइट टर्न। ये नॉर्मल राइट टर्न है, ये 135 डिग्री राइट टर्न है, और ये है 45 डिग्री राइट टर्न। यहाँ पर जो 45 डिग्री बन रहा है वो बेसिकली यहाँ से बन रहा है, यहाँ से। बहुत सारे बच्चों ने इस फिगर को 45 डिग्री राइट टर्न बनाया है, लेकिन बेटा ये 45 डिग्री राइट नहीं है, ये 135 डिग्री राइट है। समझे बाबू, क्योंकि आपका फेस अगर नॉर्थ में है और अगर आप 45 डिग्री राइट घूमना चाहते हो, इसका मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका फेस नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हालांकि पता पहले से थे लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल थे हम। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो अब आपको जब पता चल गया है कि थर्ड फिगर हमारी सही है, तो थर्ड फिगर को यहाँ पे दोबारा बनाया जाएगा। तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब 45 डिग्री राइट टर्न मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा ये बताओ। सर अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में है
और आपको राइट टर्न लेना है, तो बेटा नॉर्मल लाइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट, यानी कि अब वो साउथ ईस्ट में चलने लगेगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर। और कितना डिस्टेंस गया, 2 किलोमीटर गया। अब हमसे क्या पूछा है अब हमसे पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। बेटा प्रारंभिक बिंदु से दिशा तो निकाल दोगे। मान लो प्रारंभिक बिंदु ए है, ए से पहले बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर। तो प्रारंभिक बिंदु ए से बेटा दिशा तो निकाल दोगे, क्योंकि तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे डी को। तो बेटा ये तीर ऊपर जा रहा है या नीचे, सर ये तीर ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, सर ऊपर होती है नॉर्थ। ये तीर बेटा राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में, सर ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में है ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये दूरी कैसे निकालूं मैं, तो बेटा इस दूरी को निकालने के लिए ना हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। जैसे एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी त्रिभुज बीसीडी में, जिससे हमें बीडी की वैल्यू पता चलेगी। दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी एबीडी में, जिससे हमें एडी की वैल्यू पता चलेगी। चलिए तो हम एक काम करते हैं, हम 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, ठीक है। बेटा अगर ये वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी √2² प्लस 2², यानी कि √4 प्लस 4 √8। और अगर ये 1 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √1² 1 प्लस √8² 8, √1 प्लस 8 √9, यानी कि 3। तो हमारा आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर ये हमें अच्छे से समझना है तो हम एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले हम बीसीडी त्रिभुज में लगाते हैं, इन ट्राइंगल बीसीडी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये बीडी, ये सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। इसका वर्ग जो होगा वो BC² प्लस CD² के बराबर होगा, BC² प्लस CD²। BC की वैल्यू 2, CD की वैल्यू 2, 2² प्लस 2², 4 और 4 8। तो BD की जो वैल्यू है वो आ गई √8। तो BD की वैल्यू बेटा √8 आ गई। समझ आ गया √8 कहाँ से निकली, बहुत बढ़िया। ABD भी बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। पूछो क्यों, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये एक सीधी लाइन है। और ये नॉर्थ था, तो ये वैल्यू बेटा 90 डिग्री है। अब हम दोबारा जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो लगाएंगे ABD में। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD। तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है AD, इसका जो वर्ग होगा वो AB² प्लस BD² के बराबर होगा, AB² प्लस BD²। AB की वैल्यू 1², BD की वैल्यू √8², तो 1 प्लस 8 9। तो अगर AD का स्क्वायर 9 है तो यहां से AD की वैल्यू आ गई 3। तो फाइनली 3 आंसर आ गया। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ्स को नहीं पढ़ा, वरना हम डायरेक्ट बता सकते थे। पता है डायरेक्ट, पता है कैसे बताओगे आप डायरेक्ट, देखो मुझे पूरा यकीन है आप डायरेक्ट बता दोगे। देखो मैं एक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, 6 और इसकी वैल्यू है √32, √32। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, बताना ये डिस्टेंस कितनी है। विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर बताओ। ये वैल्यू 6 है, ये 32, ये 32 अंडर रूट में, तो ये वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर। सर ये √32 तो इसकी वैल्यू है √32² प्लस √32², तो √32 प्लस 32, तो √64, √64 यानी कि 8। ये 6 8, तो ये कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 10, ये वैल्यू हो गई 10, ठीक है। हम्म, जैसे ये वैल्यू 3 है,
ये वैल्यू अंडर रूट 8 है, ये वैल्यू भी अंडर रूट 8 है ना। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ, ये वैल्यू कितनी होगी। हम्म, ये वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो भाई ये वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट के अंदर रूट 8 स्क्वायर प्लस रूट 8 स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 8, 8 और 8 16, अंडर रूट 16 यानी कि 4, इसकी वैल्यू 4 हो गई। ये 3 है ये 4 है, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई। हाँ जी, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देंगे सोच समझ के। सबका आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तनकेश्वर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन तनकेश्वर, आपको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है तनकेश्वर के बाद सिमरन, बहुत बढ़िया सिमरन। थर्ड पोजीशन पर है नारायण, बहुत बढ़िया नारायण, है ना। हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल अभी बैंकिंग लेवल पर पहुंचेंगे हम, टाइप 4 पर टेंशन मत लो, अभी हम पहुंचे नहीं है। पहले है तनकेश्वर, सेकंड पोजीशन पर है नारायण, है ना, और उसके बाद है सिमरन, सिमरन के बाद है कंचन, कंचन के बाद है बबलू, बबलू के बाद है शिव, शिव के बाद है सौरभ, सौरभ के बाद है किरण, किरण के बाद है किरण के बाद है श्वेता, श्वेता के बाद है हिमांशु, हिमांशु के बाद है सुनील, सुनील के बाद है सोनू, सोनू के बाद है शिव, शिव के बाद है ऋतिक, ऋतिक बहुत बढ़िया, देन प्रीतम, स्नेहा। अरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट है भाई, बहुत बढ़िया, गजब। पंकज, हाँ जी, अभिषेक, बहुत बढ़िया, बिट्टू, सुमन कुमार, ओके, सोनाली। अरे सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, नहीं सोनाली गलत, बिट्टू, तन्नू, सत्यम, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। परवेज, रघु, राज प्रताप, वेल डन, अमन, शाबाश, गुड गुड गुड, सोनाली अब ठीक। हाँ जी, तो अब जरा बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो भैया 5 किलोमीटर उसको पूरब में चला दो, 5 किलोमीटर चला दो पूरब में। कोई किसी से दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलो, बेटा 135 डिग्री राइट टर्न। अगर आपका फेस ईस्ट में है, अगर आपका फेस ईस्ट में है और 135 डिग्री राइट टर्न लेना है,
तो बेटा ईस्ट से सीधा कहाँ पहुंचोगे, साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में आपको जाना है और आपको चलना है 5√2 किलोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली 5√2 है क्या डिस्टेंस। यहाँ पे तीन संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं कि अगर ये वैल्यू 5 है तो 5√2 ये भी हो सकती है, अगर ये वैल्यू 5 है तो 5√2 ये भी हो सकती है, और अगर ये वैल्यू 5 है तो 5√2 ये भी हो सकती है। कहने का मतलब है 5√2 इससे आगे भी निकल सकता है, 5√2 इसके पीछे भी रह सकता है, और 5√2 इसके ठीक नीचे भी हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि 5√2 डिस्टेंस आखिर है कितनी, हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि 5√2 डिस्टेंस एग्जैक्टली है कितनी, ये डाउट है ना। तो देखो इसको पता लगाने के लिए आप एक काम करो, आप 5√2 को भूल जाओ, सिर्फ इसको 135 डिग्री राइट टर्न लो। जब आपने 135 डिग्री राइट टर्न लिया तो राइट टर्न ऐसे हुआ, और इसको ना इसको ठीक इसके नीचे पहुंचा दो, आप ठीक इसके नीचे पहुंचा दो। आप भूल जाओ 5√2 कहाँ है, आप 135 डिग्री, बेटा 135 डिग्री ये बना है एंगल, है ना। जब आपका फेस ईस्ट में है तो ईस्ट का 135 डिग्री राइट ये होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो आपने इस डिस्टेंस को ठीक इसके नीचे बना दिया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। क्या मुझे कोई बता सकता है, मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछना चाहूंगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताओ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है। अगर ये 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा। सर ये टोटल 180 होता है, 180 में से 135 घटाओगे तो सर ये 45 डिग्री का एंगल बचेगा। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, सर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया है एकदम, बहुत बढ़िया दोस्त। अच्छा ये बताओ त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों ट्राइएंगल का सम, तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा। सर 90 और 45 135, 180 में से 135 को घटाओगे तो 45 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, अगर इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू बराबर है तो इन दोनों कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं 100% वो भी बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों कोण बेटा बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा की वैल्यू अगर x है तो डेफिनेटली इसके सामने वाली भुजा की वैल्यू भी x होगी। अगर त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 45 डिग्री का कोण है और ये 45 डिग्री का कोण है तो इन दोनों के सामने की जो भुजाएं हैं वो 100% बराबर होंगी। तो अगर बेटा इसकी वैल्यू 5 है, मतलब इस एंगल के सामने की वैल्यू 5 है, तो इस एंगल के सामने की वैल्यू भी 5 होगी, तो 100% ये डिस्टेंस भी 5 होगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 5 है तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी होगी, √5² + 5² √25 + 25 √50 √50 यानी कि 5√2। तो कहने का मतलब है हमें पता चल चुका है कि बेसिकली 5√2 है कहाँ। तो जो 5√2 की डिस्टेंस है ना वो ठीक इस पॉइंट के नीचे की डिस्टेंस है। कहने का मतलब है अगर ये डिस्टेंस x है और ये 135 डिग्री पे टर्न लिया गया है और ये x√2 है, तो x√2 जो डिस्टेंस है वो ठीक इसके नीचे होती है, और ये डिस्टेंस भी x होगी, ये डिस्टेंस भी x होगी। समझे बाबू। अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। तो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब में चलता है तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2, तो जो 5√2 है ना वो ठीक इसके नीचे है। अच्छा यहाँ पर उसने क्या किया, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बेटा अगर यहाँ पर वो उत्तर की ओर मुड़ेगा तो बेटा नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। सर नॉर्थ डायरेक्शन तो ठीक ऊपर है। देखो सबसे पहले व्यक्ति 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, 5 किलोमीटर ईस्ट में चलने के बाद 5√2 चला, 5√2 ठीक इसके नीचे है, और वो क्यों है नीचे हमने ऊपर प्रूफ कर दिया।
और इसके बाद वो बेटा 5√2 चलने के बाद वो नॉर्थ में मुड़ा। अच्छा नॉर्थ कहाँ है सर? नॉर्थ ऊपर है, ऊपर, तो वो ऊपर मुड़ गया। कितना मुड़ गया? 2 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा प्रारंभिक बिंदु ये है ए, पहले वो ए से बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर। तो ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से दिशा। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा कैसे बताओगे बेटा? तीर कहां से चलाओगे? ए से। निशाना किसको बनाओगे? डी को। तो तीर जाएगा नीचे, तो नीचे जा रहा है यानी कि साउथ में जा रहा है तीर। तीर अगर नीचे जा रहा है तो साउथ में जा रहा है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये वैल्यू 5 है, ये 5√2 है, तो 100% ये वैल्यू 5 है। 5 में से 2 कम कर दो, बची कितनी? 3। तो 3 किलोमीटर साउथ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है। 5√2 जो डिस्टेंस है वो ठीक इसके नीचे क्यों है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। ठीक है दोस्त। और वैसे भी आप लोग एक चीज याद रखना, अगर आप लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग में अगर कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है तो बेटा वहां पे 100% पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। त्रिभुज की और कोई थ्योरम यहाँ पे नहीं लगा सकते हम। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगी, इसके अलावा कोई थ्योरम यूज नहीं होती है पाइथागोरस थ्योरम के अलावा। ठीक है बाबू, है ना? अब देखो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर 2 सेकंड में ना दे तो मेरा नाम बदल देना। आप आंसर बेटा 2 सेकंड में दोगे, 2 सेकंड में। ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10√2 है, ये डिस्टेंस 10√2 है, और ये डिस्टेंस है बेटा 2। बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये बताना। ये 10 है, ये 10√2 है, ये 2। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, 2 सेकंड। बेटा 10 10 10 माइनस 2 8। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 8। ठीक है। हाँ जी। चलिए तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अभी ये जो टाइप 4 है ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, टाइप 4 में अभी हमें और ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर टाइप 4 कंप्लीट हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी टाइप 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइप 4 में हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। तो कल का सेशन भी टाइप 4 से रिलेटेड ही है, क्योंकि डायरेक्शन में जो 9 टाइप हैं उन 9 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो टाइप 4 ही है। इसीलिए हम टाइप 4 पे 2 सेशन लेंगे, और बाकी की जो टाइप है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।